बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट का वीक 2 पढ़ेंगे। तो आज की आउटलाइन ये है जी कि हमने सबसे पहले फीचर्स देखने हैं ओआर के, इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, स्कोप देखना है, मेथड्स जो एसेंशियल मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं ओआर में। इसी तरह फिर कोई भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है अगर ओआर बेस्ड तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे उनको देखेंगे हम। और इसी तरह कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ओआर एप्लीकेशंस की और एप्लीकेशन एरियाज देखेंगे इस सब्जेक्ट के। और इसी तरह एक आधा हम एप्लीकेशन उठा लेंगे जैसे कि एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके बाद हम रिकॉल करेंगे स्टेप्स इन ओआर स्टडी एंड इन लास्ट कंक्लूजन। तो सबसे पहले आते हैं फीचर्स ऑफ ओआर के ऊपर। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज़ है जी डिसीजन मेकिंग। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि ओआर जो है बेसिकली डिसीजन साइंस है। इसका मेन फीचर जो है वो डिसीजन मेकिंग है। अब आप देखें कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद उन्हें कुछ सॉल्यूशंस सॉर्ट आउट करने होते हैं। अब यहाँ पे ओआर का क्या काम है? ओआर बेसिकली आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करके देता है। और सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि बस जी ये हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं तो इनमें से ये बेस्ट वन है। प्रॉपरली आप ओआर की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं। आइदर आप सिमुलेशन मेथड यूज़ करते हैं, एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो आप प्रॉपरली कोई मेथड यूज़ करके ओआर की टेक्निक्स को यूज़ करके डिसीजन ले रहे होते हो फाइनली। अब ये चीज़ें जो हैं जो कंपनीज़ के अंदर, जैसा कि हम ले लेते हैं एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, वो बेसिकली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हायर लेवल पे देखा जाए तो ओआर की टेक्निक्स को यूज़ करने से उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसी तरह फाइनली जो आउटपुट यही होती है कि वो एक अच्छा डिसीजंस ले रहे होते हैं। फिर दूसरा फीचर जो है ऑपरेशनल रिसर्च का जो है वो साइंटिफिक अप्रोच। अब ओआर में साइंटिफिक अप्रोच क्यों कहा गया है? बेसिकली ओआर जो है फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड्स को, टेक्निक्स को और टूल्स को। किस लिए यूज़ करता है? एनालिसिस करने के लिए यूज़ करता है, या कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके पास आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं। साइंटिफिक अप्रोच हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ी थी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और इसी तरह आगे साइंटिफिकल जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। अब बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्यों यूज़ की जाती है? यूज़ इसलिए की जाती है कि ऑपरेशनल रिसर्च में कोई गैस वर्क नहीं होता। कोई ख़ुद से गैस लगा के बेस्ट सॉल्यूशन, या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कोई भी मैनेजर, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता। उसको लाजमी जो है साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना होगा और सारे स्टेप्स जो साइंटिफिक मेथड के हैं उनको फॉलो करेगा, तब जाके वो मेन डिसीजन के ऊपर पहुंचेगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक पर्सनल बायस जो होती है, यानी कि कोई अगर बंदा है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, वो कुछ और सॉल्यूशन दे सकता है अपने एक्सपीरियंस से। कोई और बंदा है उसका एक्सपीरियंस कम है, वो कुछ और सॉल्यूशन दे सकता है। हो सकता है जिसका एक्सपीरियंस कम है वो अच्छा सॉल्यूशन दे दे, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है वो अच्छा सॉल्यूशन ना दे। तो इन चीज़ों से हट के सबके लिए एक ऑर्डिनरी मेथड फॉलो करना पड़ता है सबको, और वो है साइंटिफिक अप्रोच, जो कि ओआर का एक फीचर है। अब
थर्ड वन हमारे पास जो फीचर है वो क्या है, अब हमारे पास बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम जब होता है उसके डिफरेंट प्रपोजल्स आपके पास आ रहे होते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको देखा जाता है, स्टडी किया जाता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसके बाकी ओवरऑल आपके सिस्टम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, हाँ वो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इन फैक्ट्स को एवेलुएट किया जाता है सिस्टम अप्रोच के थ्रू। और उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नॉर्मली अगर देखा जाए मैथमेटिकल फार्मूलाज को सॉल्व करना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, प्रूफ करना, ठीक है, वो नॉर्मली अगर आप पेन और जो है कॉपी ले लें तो उसके ऊपर सॉल्व करना काफ़ी लेंथी होता है, मुश्किल होता है। इसलिए आप कंप्यूटर की छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दे देती हैं। जस्ट आपने उनको इनपुट देना होता है, जी एक्स की वैल्यू ये है, जबकि वाई की वैल्यू ये है, जबकि जेड की वैल्यू ये है। हमने जो है इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ करके ये मॉडल बनाना है और इसी बेस पे हमें डिसीजन लेके दें जी कि कौन सा बेस्ट जो है हमारे पास सोल्यूशन होगा इन तीनों वेरिएबल के अगेंस्ट। ये चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल से। अच्छा, ये तो थे 4 फीचर्स। उसके बाद आते हैं हम ऑपरेशनल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑपरेशनल रिसर्च का जो है बेसिकली रिवॉल्व कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके अगेंस्ट। यानी कि ये ऑपरेशनल रिसर्च का जो एप्लीकेशंस हैं इनको आप यूज़ करके डायरेक्ट उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन है जी डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। सिंपल इज दैट कि आपने ऑब्जेक्टिव आपका OR का यही है कि डिसीजन मेकिंग आपने करनी है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और इसी तरह आइडेंटिफाई ऑप्टिमम सोल्यूशन, यानी कि बेस्ट वन सोल्यूशन को चूज़ करना है। सोल्यूशन तो आपके पास बहुत सारे आएंगे, लेकिन कौन सी OR की टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप बेस्ट वन को प्रूव करेंगे कि ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है भाई, ये प्रूव है, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इनको प्रूव करके मैंने बताया कि ये बेस्ट वन है, ठीक है। सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना होता है आपस में, मिक्स अप करना होता है डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में, ठीक है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से अचीव हो सकें। अब आपने जो एनालिसिस करने होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी को आपने इम्प्रूव करना होता है इसमें, ठीक है। फिर किसी जगह पे आपने मिनिमाइज़ करना होता है कास्ट को और किसी जगह पे मैक्सिमाइज़ करना होता है आपने प्रॉफिट को, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये कहा था कि किसी जगह पे हमने किसी वेरिएबल को मिनिमाइज़ करना है, किसी जगह पे उसी वेरिएबल को हमने मैक्सिमाइज़ करना होता है, डिपेंड अपॉन आवर कोर ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने OR बेसिकली ऑब्जेक्टिव उसका एक ये भी है कि आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे होते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रही है कोई कंपनी, तो ये नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने लग गए हैं जो वो 6 मंथ्स से भी ज़्यादा चला जाए। जो टाइम डिफाइन किया है कोशिश ये होनी चाहिए कि विद इन अ टाइम ये चीज़ अचीव हो जाए। तो आप OR की टेक्निक्स यूज़ करके खुद ही पहले ही बता देते हो कि ये डिसीजन लेंगे तो आप टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाइम पे अचीव कर सकते हैं। और फिर कंपटीशंस होते हैं मार्केट में, ठीक है, तो कंपटीशंस में आपने लीड अगर लेनी है तो आप OR की टेक्निक्स को यूज़ करें ताकि आप अप टू डेट रह सकें। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशनल रिसर्च का स्कोप क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली। क्या ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, या और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे यूज़ होता है। तो ये कुछ इसके स्कोप में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि पहली चीज़ है जी नेशनल प्लान्स एंड बजटिंग। जब आपने प्लान्स बनाने होते हैं, बजटिंग करनी होती है, वहाँ पे आपने बेस्ट वन जो अप्रोचेज़ होती हैं, बेस्ट मेथड को चूज़ करने के लिए वहाँ पे आपको OR की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। हेल्थ केयर सर्विसेज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो है ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं OR की टेक्निक्स।
इसी तरह गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री की साइड पे भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। आपका प्राइवेट कोई बिजनेस है, प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी आप OR के टेक्निक्स को यूज़ करके बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। आपके मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस की जो सर्विसेज होती हैं, उनको बेटर करने के लिए आप OR को यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रॉड एरिया। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो सकती है, इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर आप OR को यूज़ करते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है। बिज़नेस को अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इनमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर आप OR को यूज़ कर सकते हैं कि भाई कौन सा तरीका मैं अपनाऊंगा तो बेस्ट वे में मैं अपना जो है ऑब्जेक्टिव है वो लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, अब मेथड्स के ऊपर अगर आएँ तो हमारे पास OR जो मेन मेथड यूज़ करता है, ठीक है, वो 3 है। पहला है जी सिमुलेशन मेथड, सेकंड वन ऑप्टिमाइजेशन मेथड एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स। अब सिमुलेशन क्या है जी? सिमुलेशन बेसिकली आप रियल वर्ल्ड सिस्टम की बेसिकली एक मिमिक्री कर रहे होते हो। एक आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एक सबसेट ले लेते हो और इस तरह आप एनालिसिस परफॉर्म करते हो कि रियल वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन किया जा सके, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। ये आगे हम डिटेल में इनको देखते हैं। और इसी तरह डेटा को एनालाइज जब करना होता है उसके लिए भी आप OR के मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब देखें, सिमुलेशन मेथड्स गिव्स एबिलिटी टू कंडक्ट सेंसिटिव स्टडी टू सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, टेस्ट द इम्प्रूवमेंट आइडिया दैट आर बीइंग मेड। इट मीन्स कि जो हम आइडियोलॉजीज दे रहे होते हैं, जो हम आइडिया दे रहे होते हैं, उसको हमने टेस्ट भी तो करना होता है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी मिमिक्री कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड सेटिंग की, क्या भाई ये मैं आइडिया जो दे रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड सेटिंग में जाके काम भी करेगा या नहीं करेगा। इसकी अगर थोड़ी सी एग्जांपल दी जाए तो एग्जांपल ये है कि अगर मैंने कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई ऐसी टेक्निक बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अजम्पशंस करूँगा बेसिकली कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू ये है, और इसी तरह उसकी बेस पे मैं उसको प्रूव करूँगा और फिर मैं ये आखिर में ये कंक्लूजन निकालूँगा कि मेरा जो सिमुलेशन मेथड है इसके थ्रू अगर इतने % मैंने डेटा ले के उसको एग्जीक्यूट किया है तो इसके रिज़ल्ट अच्छे आए। इट मीन्स कि रियल वर्ल्ड सेटिंग जब होंगी तो उस वक्त भी मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। तो OR की डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं, OR के जो मेथड्स होते हैं, उनमें सिमुलेशन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। अब जो ऑप्टिमाइजेशन मेथड है उसमें आपने बेसिकली चॉइसेस में से बेस्ट वन को चूज़ करना होता है, लेकिन आपके पास काउंटलेस चॉइसेस होती हैं, काउंटलेस पॉसिबल चॉइसेस आपके पास होती हैं। तो उनको नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंपेयर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो उनको आप यूज़ करके डिफरेंट आपके पास चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेने के लिए आपके पास 100 चॉइसेस हैं, तो उन 100 चॉइसेस में से बेस्ट वन को चूज़ करने के लिए आप ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स को यूज़ करोगे। अच्छा, अब आ जाता है जी डेटा एनालिसिस मेथड्स। अब इसमें क्या होता है जी? द गोल इज़ टू एड द डिसीजन मेकर in detecting actual pattern and interconnection in the data set and use of this analysis for making solutions.
दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन पब्लिक हेल्थ। जहाँ पे डेटा को एनालाइज करना होता है वहाँ पे आपको इंटरकनेक्शंस को देखना पड़ता है, ठीक है, एक्चुअल पैटर्न्स को देखना पड़ता है। अगर पब्लिक हेल्थ की बात यहाँ पे अगर हो रही है तो अगर एग्जांपल इसकी देखी जाए तो एग्जांपल ये हो सकती है इसकी कि अगर आपके पास कोई मेडिकल डेटा है, कोई मेडिकल इमेज है, कोई एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो उसको एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप उनको एनालाइज करोगे, पहले पैटर्न्स देखोगे, इंटरकनेक्शंस देखोगे कि भाई इस इमेज के अंदर यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, ऑर्डिनरी यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं होता है, तो आप उसको स्टडी करोगे, उसको एनालाइज करोगे प्रॉपरली, उसको रिकग्नाइज करोगे, तब जाके आप एनालाइज करने के बाद आप एक सोल्यूशन उसका निकाल सकते हो, एक डिसीजन ले सकते हो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड। अच्छा, उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हैं। कोई भी अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि OR की बेस पे बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस का आपको पता है कि डेटाबेस में आपके पास एंट्रीज होती है, ठीक है, और इसी तरह GUI होगा लाजमी। GUI आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में बना सकते हो, ठीक है। एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस लाजमी होगा इसमें, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस मीन के अगर कोई सिस्टम है उसमें चेक किया जाएगा कि व्हाट इफ नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो क्या हमारा सिस्टम काम कर सकेगा, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो टोटल आउटकम है उसमें इजाफा होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें व्हाट इफ़ वाले मॉड्यूल में आती हैं। बाकी ऊपर वाली 3 चीज़ें देखा जाए तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें ये चीज़ें होंगी, लेकिन व्हाट इफ़ एनालिसिस जस्ट OR बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, जो OR की बेस पे बनाए जाते हैं किसी कंपनी को बेनिफिट देने के लिए, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट में रिपोर्ट जनरेटर्स होते हैं। रिपोर्ट जनरेटर्स भी देखा जाए तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स के अंदर होती हैं ये चीज़ें कि ये अगर आपने देखा है जी कि इतने कस्टमर्स आपने फैसिलिटेट किए हैं तो उसकी रिपोर्ट आज की क्या है जी, पूरी लिस्ट आप निकाल सकते हैं। ये प्रोग्रामर्स वगैरह जो हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं OR एप्लीकेशंस की। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि OR बेसिकली बहुत सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ मैंने इधर यहाँ पे कलेक्ट की हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री है जी, जिसमें आप फ़्लाइट्स के प्लान को देख सकते हो, ठीक है, स्केजुलिंग कर सकते हो, उस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसी तरह OR जो है टेलीकम्युनिकेशंस में भी यूज़ होता है, जहाँ पे आप नेटवर्क की राउटिंग को चेक कर रहे होते हो, ठीक है। क्यू का कंट्रोल आप देख रहे होते हो। क्यूज़ में अगर आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं तो आप ये डिसीजन लेना है कि कौन सी वाली को आप मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए भी OR की छोटे मोटे आपके पास पैकेजेस यूज़ हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होगा कि आपके पास जब आपने आउटपुट ज़्यादा करनी है, ठीक है, कोई आपके पास बॉटल नेक आ गया उसको एनालाइज करना है, ठीक है। इसी तरह स्केजुलिंग भी हो सकती है इसमें, कैपेसिटी प्लानिंग एंड सो ऑन। हेल्थ केयर के अंदर हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए आपके पास डिफरेंट OR के बेस पे, OR की बेस पे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर भी ट्रैफिक कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स एंड नेटवर्क फ्लो के अंदर इसकी एप्लीकेशंस एरिया देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब आपने करनी होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, कैसे आप प्राइसिंग, बेस्ट प्राइस अपने प्रोडक्ट की कैसे सेट करोगे, और साथ रेवेन्यू को भी आपने मैनेज करना है कि आपके सॉफ्टवेयर की प्राइस जो है कॉम्पिटेंट से थोड़ी सी कम होनी चाहिए या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, आपने ये डिसीजन लेना है। तो उसके अगेंस्ट आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स को आपने एनालाइज करना होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है इसमें प्लस पॉइंट्स भी हैं, इट मीन्स इसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में कॉम्पिटेंट्स भी हैं तो प्राइस थोड़ी सी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो वो टाइम को देख के आपने, मार्केट को देख के वहाँ पे आपने बेस्ट सोल्यूशन लेना होता है। साइट लोकेशंस के लिए यूज़ हो सकता है, जहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है,
वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारे एरियाज़ में यूज़ हो सकती है। मार्केटिंग की रिसर्च के अंदर आपके पास यूज़ हो सकती है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, इन्वेंट्री एनालिसिस, फोरकास्टिंग जब आपने करनी होती है तब OR को यूज़ करते हो। फोरकास्टिंग क्या होता है? बेसिकली फोरकास्टिंग जो होता है, आपने बेसिकली एक प्रिडिक्शन करनी होती है इसमें, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। फोरकास्टिंग जस्ट वेदर के सेंस में ही नहीं होती, और भी बहुत सारी होती हैं। हर केस में फोरकास्टिंग हो सकती है। आप अपना कंपनी का, अपने सॉफ्टवेयर हाउस का रेवेन्यू के बारे में आप फोरकास्टिंग कर सकते हो कि फ्यूचर में जो है हमें कितना ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, ठीक है। वो आप फोरकास्टिंग प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज को लगा के, स्टेटिस्टिक्स को लगा के आप यूज़ कर सकते हो। सेल्स को एनालाइज कर सकते हो। ऑक्शनिंग जब होती है, ठीक है, उसके लिए आप OR की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो। और रिस्क एनालिसिस, किसी भी कंपनी जो है उसको कितना रिस्क है इस वक्त मार्केट में, अगर बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं तो आपके सॉफ्टवेयर को कितने % रिस्क है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशंस के एरियाज़ हैं OR के। अब एक मैंने छोटी सी इसी एप्लीकेशन एरियाज़ में से मैंने एक उठा ली है ब्रिटिश एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमारे पास कोई भी एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा कि प्राइसिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर आता है। जब आपके पास पैसेंजर ज़्यादा होते हैं तो आप हो सकते हैं आप प्राइस कम कर लें। कम इसलिए कर सकते हैं कि पैसेंजर्स जितने ज़्यादा आ रहे हैं उतने ज़्यादा जल्दी आपके जितने भी प्लेन हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो क्यों ना कि हम पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करें, उनको अट्रैक्ट करें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। लेकिन OR के हवाले से अगर बात की जाए तो OR जो है डिसीजंस ले रही होती है रियल टाइम में कि भाई बुकिंग का जो प्रोसेस है इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर एक ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी जाए कि फर्स्ट 100 टिकट्स जो हैं वो 10% डिस्काउंट के साथ हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 50 जो हैं वो 20% डिस्काउंट के साथ हैं, या 5% डिस्काउंट के साथ हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं डिफरेंट, आपने उसी वक्त कैलकुलेट करके बताना होता है कि आज के दिन में हमारे पास इतने टिकट्स आए हैं तो हमें कौन सी जो है एक पैकेज देना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएं। तो ये टिकट प्राइसिंग जो है बेसिकली। अब टिकट प्राइसिंग में जस्ट ये सिर्फ एक प्राइस वाली बात नहीं आती है, टिकट्स की अवेलेबिलिटी को भी देखा जाता है कि आपके पास टिकट्स अवेलेबल कितने हैं, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। आपने हाईएस्ट प्राइस रखनी है तो वो किस बेस पे रखोगे, ठीक है। अगर लोएस्ट प्राइस रखनी है तो वो किस बेस पे आप रखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बाकायदा पूरे फार्मूलाज को लगा के सॉल्व करके अपनी स्ट्रेटजीज़ को सेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास OR जो है, एयरलाइन की जो एग्जांपल है मैंने इसलिए सिलेक्ट की है कि आपके पास जो फ़्लाइट्स का जो डेटा होता है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर देखा जाए तो आपके पास डेटा इसका बहुत ही ज़्यादा, आप इसकी डायमेंशंस कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास कस्टमर है तो उसका बाइंग पैटर्न क्या है। एक आपके पास रेगुलर कस्टमर है तो वो किस हिसाब से ज़्यादा कस्टमर्स, कौन से मंथ में आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है क्रिसमस के ऊपर आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, ईद के डेज़ में आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने पहले से ही एक स्ट्रेटजी बना के रख लेनी है कि हमारे पास फर्स्ट डे जो हमारा स्टार्ट होगा पैकेज का तो हम प्राइस क्या रखेंगे, इसी तरह सीट्स की क्या अरेंजमेंट हम लोग रखेंगे, और इसी तरह बाकी फैसिलिटीज़ हम क्या देंगे। जो क्या हमारे पास जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनका डेटा है हमारे पास, अगर है तो उसकी बेस पे हम उनको बोनस दे सकते हैं, ठीक है, कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि आपकी ओवरऑल कंपनी का, एयरलाइन की जो आपकी कंपनी है इसका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए।
तो यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं जी कि OR के स्टेप्स। सबसे पहले है जी प्रॉब्लम की फार्मूलेशन। इसी तरह उसके बाद हम मॉडल बना रहे होते हैं। मॉडल मीन्स कि मैथमेटिकल मॉडल। उसके बाद हम डेटा की कलेक्शन कर रहे होते हैं, रियल डेटा की कलेक्शन कर रहे होते हैं। अब फिर उसी डेटा को हम एनालाइज कर रहे होते हैं और फिर उसी की बेस पे हम कोडिंग करते हैं। और उसके बाद हम एक डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसको हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन देख रहे होते हैं। अगर उसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन सूटेबल है, वेरीफाइड भी है, वैलिडेटेड भी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ और लास्ट में एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स कर लेते हो। लेकिन अगर आपका मॉडल जो है वो प्रॉपरली वैलिडेटेड नहीं है, आप उसकी वैलिडेशन करके चेक कर रहे होते हो, तो दोबारा आप मॉडल बिल्डिंग की तरफ जा सकते हो कि क्या आपने मैथमेटिकल मॉडल के अंदर कोई वेरिएबल मिस तो नहीं किया। क्या x की वैल्यू के लिए आपने ये कांस्टेंट लगाया है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये नहीं लगाया तो कल को कोई बंदा टिकट की प्राइस माइनस में भी रख सकता है, गलती से माइनस में भी जा सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें हर एंगल के साथ, हर एंगल से अपने मैथमेटिकल मॉडल को, मैथमेटिकल इक्वेशन को देखना होगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो है, हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी के वाले से अगर देखें तो हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम को फार्मूलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल मीन्स मैथमेटिकल मॉडल। फिर हम रियल डेटा कलेक्ट करेंगे कि रियल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस डेटा में आ रही है। फिर उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब डेटा को एनालाइज करने के मेथड अगर आप रिकॉल करें, ठीक है, डेटा एनालिसिस की जो मेथड है ये बेसिकली OR में यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह उसके बाद कोडिंग की जाती है, फिर मॉडल को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन चेक की जाती है। अगर वेरीफाइड है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एस्पेक्ट आपने मिस नहीं किया, तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाओगे। अगर नहीं किया तो आप, अगर मिस कर दिया आपने कोई स्टेप, तो आप वापस मॉडल बिल्डिंग की तरफ जाओगे। और इसी तरह अगर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपकी यस है, ठीक है, ओके है, तो आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ जाओगे और फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे। फाइनली तो आपने रिजल्ट्स को ही एनालाइज करना है ना, देखना है कि क्या जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैंने अचीव भी किया है या नहीं किया। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये थोड़े से डिटेल्ड फॉर्म में हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे वो स्टेप्स जो थे वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल के, आप समझ सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल के स्टेप्स थे। ये वाले स्टेप्स जो हैं OR के, बेसिकली OR स्टडी के स्टेप्स जो हैं ये थोड़े से डिटेल्ड फॉर्म में। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल सप्लाई चेन की, कि उन लोगों को प्रॉब्लम क्या है जी, उन्होंने स्ट्रीमलाइन वर्क प्रोसेस को देखना है। ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्ट बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करना है। ठीक है, कुछ उन्होंने डुप्लीकेशंस ख़त्म करनी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका जो है रेवेन्यू कम आ रहा है, प्रोडक्ट कॉम्पिटेंट नहीं है मार्केट में, उसको उन्होंने एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू को ज़्यादा करना है। अब उन्होंने इसके लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स क्या देखनी है, उन्होंने देखना है कि जो टीम ऑफ OR टीम है बेसिकली, वो हर प्रोडक्ट को एनालाइज करेगी। ठीक है, एनालाइज करने के बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस 1 ईयर का डेटा है उसको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हुआ है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई भी अच्छे तरीके से हो सकी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को वैल्यू देनी चाहिए, जबकि दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनकी पैकिंग चेंज करनी चाहिए या उसमें कोई पैकेज देना चाहिए, या कोई भी डिसीजन वो ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस डेटा, उसको एनालाइज करने के बाद। उसके बाद देखें उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर दी। ठीक है, अब मॉडल स्ट्रक्चर,
मॉडल किसकी बेस पे होगा, प्रोडक्ट की स्कोरिंग क्या रही है जी प्रीवियस ईयर में, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही है, कौन सी लोकेशन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग गोल इफेक्टिवनेस एफर्ट सेव्ड $200 million a year before tax and allowed Procter and Gamble to write off $1 billion of assets and transitions costs. अच्छा, तो इन लास्ट हम देखते हैं कि आज के लेक्चर की कंक्लूजन क्या है। तो आज के लेक्चर अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास OR हमें ये बताती है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को किस तरह कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। व्हाट अ मॉडल इज एंड हाउ टू एक्सेस इट वैल्यू। मॉडल क्या होता है, यानी कि मैथमेटिकल मॉडल क्या है और इसकी वैल्यूज कहाँ से लाई जाती हैं, ठीक है। वैल्यूज यानी कि रियल वैल्यूज आपकी क्या हैं, एक्स की वैल्यू क्या थी, ठीक है। आपका एक्स जो है नंबर ऑफ डेवलपर्स था या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स था, क्या चीज़ थी, ठीक है। फिर इसी तरह हाउ टू गो फ्रॉम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम टू अ क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन, यानी कि स्टार्ट से प्रॉब्लम से लेके क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन तक, आखिरी लास्ट सॉल्यूशन तक कैसे हम जाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इन लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनल रिसर्च जो है नीड्स टू बी integrated as an essential part of monitoring and assessments in almost all industries। यानी कि इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनल रिसर्च जो है इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो रूल्स हैं, ये देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें अप्लाई हो सकते हैं और एसेंशियल कंपोनेंट होना चाहिए, एक OR टीम होनी चाहिए हर इंडस्ट्री के अंदर जो कि अच्छे डिसीजंस ले सके, बेस्ट डिसीजन आपको फार्मूलेट करके दे प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके। एट द एंड मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का अगर इस लेक्चर से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन द कमिंग डेज हो सकता है आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी दी जाएं, तो वो आपके प्रोफाइल्स के ऊपर पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद अगर हो सकता है मैं वीडियो लेक्चर की जगह कोई और अगर असाइनमेंट की गाइडलाइन कोई अपलोड करता हूँ या कोई और इस तरह की चीज़ में अपलोड कर देता हूँ, वो भी आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाए। ये ना हो कि आप जस्ट लेक्चर्स ही देखते रहें, हो सकता है मैं कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ अपलोड कर दूं जो कि आपके इस कोर्स को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।